मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग आप सभी को। आज का लेक्चर नंबर 14 में हार्टली वेलकम दोस्तों। मैं भूपेश आनंद आजकल एक नए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एक नए सिनेरियो में एंटर करने वाला हूं। एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू डिसीजन, अ न्यू टेक्निक, अ न्यू अप्रोच फॉर डिसाइडिंग व्हाट शुड बी द प्राइस। और मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूँ दोस्तों, बिकॉज मैं आज आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा गाना, एक बड़ी प्यारी सी वेबसाइट, एक बड़ी प्यारी सी अपने यूट्यूब का लेक्चर, एक बड़े प्यारे से जूस नोट्स और अपने बड़े प्यारे से हैंड रिटन स्लाइड्स आप सबके सामने लेके आया हूँ। अलॉन्ग विद दैट कैप्लन और बीबीबी की टॉपिंग। बेटे आज के लेक्चर की बात ही मैं क्या बताऊँ। In this today's lecture, I will be completing the major content of cost-based approach। और मैं तो कहूँगा 90% में आज कंप्लीट ही कर दूंगा। तो आपके लिए आज का ये अभी का लेक्चर नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बड़ा प्रीशियस है। तो ऊपर लिखिए जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 14। आप सभी लिखेंगे ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 14, चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्राइसिंग डिसीजंस वी आर डूइंग। बस बेटे लास्ट के 3-4 लेक्चर रह गए, चैप्टर 14, लेक्चर 14 पे आ गया। और कुछ टीचर्स ने मैंने देखा 2-3 लेक्चर्स भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया यार, यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे करा पाएंगे यार, आपको लॉजिकली समझ ही कैसे आ पाएगा। बैठ के ढीले होकर लेट के पढ़ा रहे हैं टीचर्स, और आप पढ़ रहे हैं, आप भी लेटे हैं, वो भी लेटे हैं। कैसे यार, कैसे पढ़ाई कैसे होगी आप ये बताइए। आप भी लेट के पढ़ रहे हैं बेड में, है ना, वो बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्या यार। So let's start with a very beautiful journey today. I'm going to start with lecture number 14, chapter number 7, pricing decisions। और आज के इस लेक्चर में मैंने करना है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच फॉर प्राइसिंग डिसीजंस, कि प्राइस कितना होना चाहिए। लड़ाई है कि कितने पैसे में मैं ये मार्कर, मैं ये इलेक्ट्रॉनिक पेन बेचूं, कितने पैसे में ये ब्लेजर वैन हुसैन का सेल करें। हाउ मच शुड बी द प्राइस। Now there are 4 approaches. We have already covered from first lecture to 7th lecture in regard to competition, in regard to market approach. फिर मैंने 8 से लेकर 13 तक आपको बताया डिमांड बेस्ड अप्रोच। आज लेक्चर 14 में मैं भूपेश आनंद आज ही के लेक्चर में बेटे कॉस्ट बेस्ड अप्रोच कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए 3 मुद्दे, 3 बातें, 3 लर्निंग आउटकम बताने हैं। इसलिए आपका ध्यान से बैठना। और अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं किया, स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, बिकॉज वहां का जो बेस होगा ना बेटे आज आपको समझ आएगा, बिकॉज बेबी को बेस पसंद है। चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर 14, चैप्टर 7, प्राइसिंग डिसीजंस, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। चलिए दोस्त बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। कमर सीधी करके बैठेंगे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ कर देंगे, ईमानदारी से अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आइए जी, आइए मेरे विचार क्या हैं आज के लेक्चर को। कहते हैं कि आप अगर लॉजिकली क्लियर हो ना, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप बड़े बड़े झंडे गाड़ सकते हो बेटे, बड़े बड़े झंडे गाड़ सकते हो। तो सवाल आता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना कंपलसरी है। F5 अगर आप चेक करें तो बेटे आपके F2 के कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आई हैव टेकन 100 आवर्स प्लस ऑफ रिकॉर्डिंग, बिकॉज आपके लॉजिक्स F5 में यूज होने वाले हैं। सिमिलरली बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी 25 चैप्टर्स हैं, उसके लॉजिक स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर में यूज होने वाले हैं। तो इन सभी बातों में आपको बड़ा मजा आने वाला है। आइए जी, इन सभी प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं आज आपके लिए दोबारा से यहां पे लिख रहा हूं प्राइसिंग डिसीजंस एज पर कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। Because we are doing cost based, we have to do today's lecture is in regard to cost based. We have seen that there are 4 approaches. I have already covered 2. I am into 3rd and the 4th will be customer based. तो मैं अभी आपके लिए यहाँ पर pricing decisions as per cost based approach कर रहा हूँ। और उसमें ये बताना चाहता हूँ कि cost based approach में आप किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस की कॉस्ट निकालेंगे। How you will calculate the cost and how you will frame the equations।
कॉस्ट इक्वेशंस क्या होती हैं, आप कॉस्ट इक्वेशन फ्रेम कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको प्राइस इक्वेशन बताया था लेक्चर नंबर 8 में, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, लीनियर इक्वेशन, यहां पर भी हम लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे, बट सिंबल्स का मीनिंग कुछ अलग हुआ। y का मतलब वी नो दैट y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स वाई हमारी जो एक्सिस होती है y ऑन x एक्सिस होती है, बट यहां पर a का मीनिंग वहां पर था हाईएस्ट प्राइस इंटरसेप्ट, यहां पे होगा फिक्स कॉस्ट, वहां पे बी का मीनिंग था स्लोप, यहां पे भी बी का मीनिंग स्लोप है, बट दैट विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वहां पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते थे चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, बट हियर इट इज वेरिएबल कॉस्ट। वहां पर एक्स था क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पर होगा क्यू, एक्स होगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। लॉजिक्स वही होंगे, बातें वही होंगी, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको लेक्चर 8 में बड़ी मेहनत करके बताया। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी अटेंड किया, मैं अभी पूरी मेहनत करूंगा आपको बताने के लिए। आप ऊपर हेडिंग लिखिए प्राइसिंग डिसीजंस एज पर कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। फर्स्ट इज आई विल बी डिस्कसिंग टुडे इटसेल्फ कॉस्ट इक्वेशंस, एंड व्हेन आई से कॉस्ट इक्वेशंस, कई बार आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, होलसेल में 5 किलो 10 किलो जब टमाटर लेते हैं, अज्यूम करते हैं 5 kg आप यू आर बाइंग टोमेटो, so you generally ask for a discount because you are at a dominating position, you are buying a volume of 5 kg, so you expect you should get some discount। तो मैं वही बात आज आपको बताने वाला हूं। तो कॉस्ट इक्वेशन में दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इफ देयर इज नो डिस्काउंट एंड इफ देयर इज वॉल्यूम डिस्काउंट। एंड सेकंड कंसेप्ट, सेकंड लर्निंग आउटकम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है डिसीजंस टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स। मतलब कितने लेवल तक हमें प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। बेटे बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जहां जहां आता जाएगा आप बढ़ाते जाओ, करते जाओ करते जाओ। अब कोई कहे कि कितने रिकॉर्ड करने चाहिए, बेटे जब तक हमारे बिकते रहेंगे हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। सो द सेकंड लर्निंग आउटकम विल बी डिसीजंस टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टू इंक्रीज सेल्स। और बेटे लास्ट थर्ड पार्ट होगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये मैं कराऊंगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के साथ, because I have to cover pricing strategies also. तो cost plus pricing I will be covering with cost strategies, pricing strategies। तो मेरा इसका मतलब है अभी cost based approach में मुझे ये दो ही बातें बतानी है। First is cost equation and that too with discount, without discount, and second is how much production and sales to be increased। चलिए जी, मैं पहली कंसेप्ट, पहली बात आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। मैं भूपेश आनंद हूँ, मैं सीए हूँ, मैं सीएस हूँ, मैं सीएमए हूँ, मैं एसीसी हूँ, मैं सीएफए हूँ, मैं अमेरिका हूँ, मैं लंदन हूँ, बट मैं आपका दोस्त हूँ। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग बेसिक लॉजिक इन रिगार्ड टू कॉस्ट इक्वेशन। आपको ये बताइए ना, किसी को भी ग्राफिकली अगर ड्रॉ करना है तो इट हैज टू बी लीनियर इक्वेशन, इट शुड नॉट बी लीनियर इनइक्वालिटी। मैंने बताया था लेस देन इक्वल टू टाइप या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप नहीं होना चाहिए, बराबर का निशान होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन ओनली वी कैन रिप्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, देन ओनली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं आज एक लेक्चर की बात करूंगा, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कॉस्ट है क्या। बेटे कॉस्ट के मैंने बड़े सारे वीडियोस आपको चैप्टर नंबर 1 जब रिवीजन और F2 कर रहे थे तो वहां पे भी बताया, अभी फिर बताऊंगा, मार्जिनल में भी बताया, अभी फिर बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे हो। कॉस्ट, इफ आई से cost I can divide into two broad categories, one is variable cost, second is fixed cost। बिहेवियर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है। अच्छा, कई बार आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन होगा, बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैन बी विद हेल्प ऑफ हाई एंड लो मेथड हम उसमें वेरिएबल कंटेंट निकाल सकते हैं और फिक्स कंटेंट निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड कर देंगे, फिक्स को फिक्स में ऐड कर देंगे। इट मींस बेसिकली अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकंड इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स कॉस्ट होती है। बेटे फिक्स कॉस्ट वो होती है जो एक पर्टिकुलर लेवल तक, एक कैपेसिटी लेवल तक फिक्स्ड रहती है, दैट कॉस्ट इज नेम्ड एज फिक्स कॉस्ट। And variable cost is that cost which varies with number of units produced। इसको जनरली हम स्लोप कहते हैं, B कहते हैं, ठीक है। तो A पार्ट आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, आई नो दैट यू नो, आई नो दैट यू डोंट नो, बट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। आप फिर भी लिख रहे हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट,
कॉस्ट बिहेवियर ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। बेटे पुरानी आदतों से आप ये बताइए ना, एक लड़का एक लड़की की मैरिज होने वाली है, उनको कहते हैं भाई आप मीटिंग करो, पहले मिलो, एक दूसरे के साथ बातें बातें करो। तो जब वो बातें करते हैं तो पुरानी बातों से, उनके थॉट से आपको काफी कुछ उस लड़के के बारे में और उस लड़की के बारे में पता चलता है। ऐसे ही हिस्ट्री में जो कॉस्ट का बिहेवियर था, उस डाटा से मैं निकाल सकता हूं कि कितनी फिक्स कॉस्ट और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने अभी धीरे धीरे इक्वेशन बतानी है। मैं अभी कैप्लॉन में आने वाला हूं, मैं अभी बीपीबी में आऊंगा। आई विल बी कवरिंग विद जूस नोट्स, आई विल बी कवरिंग विद विकिपीडिया। मुझे मत रोकना यारो, मुझे बढ़ने देना, चलने देना। बट द पॉइंट इज आई वांट टू टेल यू दैट with the help of past information, with the help of historical information, with the help of itihas, I can say that this is the major, the total cost can be divided into this much part is variable and this much part is fixed. तो मैंने लिखा second part, cost behavior of historical cost data, cost behavior of historical cost data, मतलब पुराने कॉस्ट डाटा का बिहेवियर देखना हो, कैन बी डिटरमाइंड विद हाई एंड लो मेथड। आपको पता ही है, वी कैन डिटरमाइन विद हेल्प ऑफ हाई एंड लो मेथड। मतलब ये बेटे, ये मैंने F2 में भी बताया था, अभी मार्जिनल और वेरिएबल जब हमने किया था रिवीजन में, वहां पे भी बताया कि आपको जब गिवन होता है हाई लो मेथड क्या कहता है, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसको बोलते हैं बेटे वेरिएबल, इसको बोलते हैं, ये जो कंटेंट आता है इसको वेरिएबल कंटेंट बोलते हैं। इसका नाम है हाई लो मेथड। पता है आपको, मुझे मालूम है, आप फिर भी लिख रहे हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। बेटे आप लिख रहे हैं, बस आज के लेक्चर में लिख लो जैसा मैं कह रहा हूं यार, उसके बाद मत करना बस। हाई लो मेथड, अभी उससे पहले आप आई थिंक इक्वेशन नहीं लिखा तो दोबारा से मैंने स्लाइड ऊपर कर दी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट बिहेवियर ऑफ हिस्टोरिकल डाटा कैन बी डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ हाई लो मेथड। And when I say high-low method, after that I can say that this much part is fixed component and this much part is variable component. So this is fixed, this is x-axis, this is y-axis, ये बिल्कुल fixed है, and this is variable, this is x-axis, this is y-axis, this is variable, and this is, I will say, this is semi-fixed और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इतना पार्ट फिक्स्ड है, इतना वेरिएबल है, इतना फिक्स्ड है, इतना वेरिएबल है, इतना फिक्स्ड है, इतना वेरिएबल है। तो वी कैन कैलकुलेट इट विद हेल्प ऑफ हाई लो मेथड। हाई लो मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बातें आपको पता थी, बस मेरा मन किया इसलिए मैंने बता दिया। आप बिल्कुल मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज अब जो मैं बताने जा रहा हूं, आई एम कमिंग टू द कॉस्ट इक्वेशन, आई एम कमिंग टू द कॉस्ट फंक्शन। मैं अब आपको कॉस्ट फंक्शन और कॉस्ट इक्वेशन की बातें बताऊंगा। एग्जामिनेशन किट, बीबीपी का रिवीजन किट, कैप्लॉन का एग्जाम किट इजीली कर लोगे अगर अभी का 5 मिनट आपने ध्यान से मेरी बात सुनी। बेटे जो कॉस्ट फंक्शन होता है या कॉस्ट इक्वेशन होती है, उसको भी आज हम लीनियरली रिलेट करेंगे, उसकी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो ऊपर लिखेंगे फोर्थ पार्ट, कॉस्ट फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन और बाय लीनियर इक्वेशन। कॉस्ट फंक्शन can be represented by a straight line or a linear equation. आपको पता है linear equation कैसी होती है? We have discussed so many number of times. At the time we have discussed about price equation. तो वहाँ पे बताया था y is equal to a plus bx. आज मैं ये बता रहा हूँ कॉस्ट इक्वेशन को भी। बेटा कोई भी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं। हम टू कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, x और y। हम जनरली x को इंडिपेंडेंट लेंगे और y को डिपेंडेंट लेंगे, इसीलिए हम जो ग्राफ बनाएंगे उसका नाम होगा y on x। इसलिए हमने y को बाहर लिखा कि y का डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, अंदर वाली चीजों के ऊपर, a प्लस बी एक्स। y का मतलब है टोटल कॉस्ट। ऐसा सोचिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो गए, इंटरसेप्ट a प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से रिलेट करता है, तो b को हमने कहा दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x को हमने कहा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। भाई इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में इतनी कॉस्ट आएगी, तो दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज अ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो आप ऊपर लिखिए, आप सभी लिखिए बेटा लिखेंगे बेटा,
y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. a इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है फिक्स कॉस्ट. प्राइस इक्वेशन में a क्या था? मैक्सिमम प्राइस, इंटरसेप्ट. अब उसको इसको कंफ्यूज ना करें, मैं जान के ऐसे ही बोलता जा रहा हूं क्योंकि लेक्चर 8 मैंने 1 घंटे का लिया था आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए. b इज स्लोप और वेरिएबल कॉस्ट. b वहां पे ग्रेडियंट था. ग्रेडियंट क्या होता है? चेंजिंग कॉस्ट अपॉन चेंजिंग क्वांटिटी. x is number of units produced because it is independent variable. मैंने I को लिखा, it is independent. And y is total cost, it is dependent because it depends upon fixed cost and number of units produced. बेटे मुझे मालूम है आपको समझ आ गया है, लेकिन आप मेरी बात को समझेंगे, आप आराम से लिखेंगे y is equal to a plus bx. a is intercept, b is slope, q x is cube quantity produced, y is total cost. अब ये ग्राफ आपने पता नहीं 25 बार मेरे सामने ही बना दिया होगा, मैंने खुद ही बनवाया. आप क्या करते हैं ग्राफ में? कॉस्ट इक्वेशन ऑफ मैकडोनल्ड्स. मैंने कहा चलो लेट दिस इक्वेशन बी मैकडोनल्ड्स. एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है और वाई एक्सिस टोटल कॉस्ट की है ना. अब आप सबसे पहले कहें तो दिस इज फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है, एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस इज टोटल कॉस्ट. मैंने आज इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है टोटल कॉस्ट इक्वेशन में. मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है टोटल कॉस्ट इक्वेशन में. मेरी बात आप समझ रहे हैं? दिस इज टोटल कॉस्ट इक्वेशन. मुझे आज इसी को रिप्रेजेंट करना है. टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, दैट हाउ मच इज द कॉस्ट इक्वेशन. ठीक है सर? चलिए जी, चलिए आप बना लें तो अच्छा बेटे, प्लीज सभी बच्चे बनाएं. एक्स एक्सिस का नाम है क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखेंगे. वाई एक्सिस में टोटल कॉस्ट लिखेंगे. एंड दिस इज, बनाएं बेटा बनाएं, मैकडोनल्ड की कॉस्ट इक्वेशन है. अब मैं इसको अलजेब्रिकली करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू. आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. आप कैप्लॉन है अगर आपके पास तो निकाल लीजिए भाई साहब. मैं तो यही कहूँगा कैप्लॉन है तो निकाल लीजिए. ये देखिए जी, ये इन्होंने ग्राफ बनाया है जो मैंने आपके सामने अभी भी प्रिपेयर किया. ये ग्राफ इन्होंने प्रिपेयर किया है. ये एडिशनल क्वेश्चन है जो अभी हम करने वाले हैं. एडिशनल एग्जांपल ऑन द टोटल कॉस्ट फंक्शन, कंसिडर द लीनियर इक्वेशन. बेटा ये लीनियर इक्वेशन है. दिस इज लीनियर फंक्शन. y इज इक्वल टू, हमें बताइए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट plus b into x, that is variable cost per unit 20. x is number of quantity, number of units produced. तो आराम से लीनियर फंक्शन y is equal to 1488 plus 20x, ये ऑलरेडी दिया हुआ है. अच्छा इसमें आपको पता ही है दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज क्वांटिटी प्रोड्यूस. अब उसी का उन्होंने बोल दिया है, इजी है. द लाइन विच विल क्रॉस वाई एक्सिस. बेटे आप ये बताओ कौन सी लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी? फिक्स कॉस्ट यहाँ से होगी, बिकॉज टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट फिक्स कॉस्ट. इवन इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, अगर आप एक यूनिट भी नहीं बना रहे तब भी आपकी लाइन फिक्स कॉस्ट से ड्रॉ करेंगे. ठीक है जी. द ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज स्लोप है बेटे 20. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, डिपेंडेंट वेरिएबल इज y. मुश्किल नहीं है, ये तो जान के मैंने आपको कराया बेटे. बड़े बड़ी बातें आप कर लेंगे, आपको लॉजिकली मैंने सारी बातें रिपीट की हैं. क्या बताऊं आपको कि मैं कितना प्यार करता हूं आपसे. वो बात अलग है कि आप मेरी बात की बात समझ नहीं रहे, अहमियत नहीं दे रहे, मोबाइल फोन में लगे हुए हैं. बेटे आपको जो लेक्चर्स, जो कंटेंट, जो बातें, जो एनर्जी लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, लाखों रुपए दोगे तब भी नहीं मिलने वाला. भरा पड़ा यूट्यूब आप चेक कर लो. आ जाओ, आओ. मैं भूपेश आनंद एक छोटा सा गाना दिखाना चाहता हूं कि यार आप सच में क्या करना चाहते हैं और आप हैं क्या. आपके अंदर बड़ी ज्यादा हिम्मत है, आप कर सकते हैं. आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और अभी तक किया भी है आपने यार, है ना. देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनो. अब तक हिम्मत था अधूरा, होने ही वाला है, तेरा सपना होने वाला है पूरा. पूरा 5 फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा होगा. गुजर जा तू हद कर दे, यही हद कर दे. है चाह तो फर्स्ट अटेम्प्ट F5 है. चाह तो करके पूरी कर दे. अंधेरे के टुकड़े टुकड़े कर दे.
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और आगे बढ़ जाए ACCA में। बेटे ये होना चाहिए पागलपन, नशा किसी चीज को पाने का। आइए मैं आज फिर आपके सामने बड़ी प्यारी सी बातों को रखने वाला हूं, बिकॉज मैं आज अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ूंगा। तो एडिशनल एग्जाम्पल की बातें भी लिख दी है ना, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, हैंड रिटन स्लाइड भी बनाई। देखो क्या लिखा है, फ्रेंड्स एज पर लीनियर इक्वेशन हैज बीन स्पेसिफाइड एज y is equal to 1488 plus 20x. Now you know what is the meaning of y. Y is total cost if it is a total cost equation, and if it is a price equation then p is equal to a plus bx, a minus bx, because price and quantity demanded have an inverse relationship. तो आप total cost 1488 is fixed cost, 20 is variable cost per unit, x is number of units produced. अब इसमें डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, आपको पता है। मैंने फिर भी मेहनत की और आपके लिए दोबारा से ग्राफ प्रिपेयर कर दिया। ये है प्यार, खाली लाइन अंडरलाइन करके कैप्लान से थोड़ी पढ़ा दिया या पीपीटी बना के। बेटे मेहनत लगती है, सारी स्लाइड्स बनाई आपके लिए कि आपको समझ आए। एक्स वाई, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मैं आगे चला और मैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ आ गया। And this is cost equation with incidence of volume discounts. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप 1 किलो सामान लेते हो कुछ भी है ना, ऑरेंजेस आप एप्पल्स ले रहे हो 1 kg, तो वो रेट बताएगा, आप उतना पेमेंट कर दोगे है ना। बट आपको 5 kg चाहिए, एप्पल की जैम बनानी है। मम्मी ने कहा कि चिंटू 5 kg एप्पल लेकर आइयो। अच्छा जब आप 5 kg बोलोगे तो आपको माइंड में क्लियर होगा थोड़ा सा कि यार $100 पर केजी का रेट है, 5 kg है तो $500, तो कुछ कम करना चाहिए, बिकॉज आई एम बाइंग 500, आई एम बाइंग 5 kg। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो आज हम ये कह रहे हैं कि अगर डिस्काउंट मिलेगा तो फिर कॉस्ट इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप इतने यूनिट्स खरीदते हो तो हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर इससे ज़्यादा खरीदते हो तो हम डिस्काउंट देंगे। सिंपल सी सीधी सी लॉजिकल बात है। आप सभी लर्निंग आउटकम नंबर बी ऊपर लिख रहे हैं। आज के इस लेक्चर का नेक्स्ट कंसेप्ट कॉस्ट इक्वेशन हम कर रहे हैं, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच फॉर प्राइसिंग डिसीजंस। इसमें मैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाता जा रहा हूँ, प्यार तो होना ही था। कॉस्ट इक्वेशन विद इंक्रीमेंट विद इंसिडेंस ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट, इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं। आप ऊपर पहले लिखिए, अ वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बाइंग इन बल्क। आप जब ज्यादा खरीदते हैं, 100 ग्राम एप्पल खरीदेंगे तो डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा। वॉल्यूम का मतलब क्या है, 5 किलो 10 किलो इकट्ठा ही वॉल्यूम खरीद लिया। अ वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बाइंग ऑन बल्क। Second, an entity may wish to provide volume-based discount to customers for purchase above certain quantity. कुछ क्वांटिटी के ऊपर अगर आपने खरीदा, जैसे हम कहते हैं कि अगर आप हमारे से ACCA स्किल लेवल पूरा लेते हो तो बल्क में ले लिया आपने, F4 से लेके F9 तक ले लिया, तो हम कुछ डिस्काउंट देंगे, इट इज अ वॉल्यूम डिस्काउंट। बट अगर if you are just buying F5 और F6 और just F7, मतलब एक ही सब्जेक्ट लेते हो पूरे स्किल लेवल में, तो we will not give you discount। बेटे लॉजिकल है, आप भी कहेंगे कि हमें डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं तो सारे खरीद रहा हूँ, कॉम्बो डिस्काउंट दो। तो कॉम्बो का मतलब होता है वॉल्यूम डिस्काउंट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि वॉल्यूम डिस्काउंट में कॉस्ट इक्वेशन कैसे बनती है। बिल्कुल वैसी बनती है जैसे आप विदाउट डिस्काउंट बनती है, मैं अभी करके दिखा दूंगा। आइए इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर वॉल्यूम डिस्काउंट इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट, इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इक्वेशन एंड टोटल प्रॉफिट। वो मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे कि वॉल्यूम डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर हम लें तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है, हमें प्रॉफिट कितना आता है, निकाल लेंगे। अगर हम डिस्काउंट नहीं लें as an entity, we can buy the goods, we have to buy the raw material. Now we will see कि अगर मैं इतने रॉ मटेरियल एक साथ बाय कर लेता हूं तो मुझे ये डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी और मेरा प्रॉफिट कितना होगा। और अगर मैं एक साथ इतने यूनिट्स नहीं बाय करता तो मेरी कॉस्ट कुछ ज़्यादा होगी और कितना सेल्स होगी, फिर कितना प्रॉफिट होगा, और दोनों प्रॉफिट्स को आई कैन कंपेयर। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ, इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट, it is important to calculate total cost equation and total profit at each volume range. आपको वॉल्यूम की रेंज बताई जाएगी, घबराना नहीं है। इट मीन्स यू विल बी गिवन विद क्लास इंटरवल दैट हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच क्लास इंटरवल, मतलब इतने से इतने यूनिट लोगे तो इतना रेट होगा, इतने से इतने तो इतना, इतने पे इतना तो इतने पे इतना। इट मीन्स
at this interval you will be charged with this purchase price. If you purchase more than this, or in this interval your purchase price per unit will be this much, and if you purchase this much quantity your purchase price will be this much. It means you will be given with the different ranges, and we will calculate the cost, we will calculate the profit, we will calculate the sales, and accordingly आराम से आ जाएगा. आप लिख लें बस, बाकी की टेंशन मेरी है यार, घबराओ मत. In order to decide whether volume based discount is financially viable or not, it is important to calculate total cost equation and total profit at each volume range. ये सारी बातें मैं एडिशनल एग्जांपल के हेल्प से आपको बताने वाला हूँ. कैप्लॉन आपके पास है, इरादे आपके बुलंद हैं, आप ढीले बिल्कुल भी नहीं बैठे और वॉशरूम के लिए भी नहीं जा रहे, खाली मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो बस. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एडिशनल एग्जाम्पल करके ये बता दूंगा कि वॉल्यूम डिस्काउंट ईजी है, ईजी है, ईजी है. यू आर गिवन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फिक्स कॉस्ट $250,000, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट, अप टू 5,000 यूनिट. मतलब अगर आप 5,000 यूनिट तक खरीदते हो तो 6 रुपये का कॉस्ट पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा खरीदते हो ओवर तो 10% का डिस्काउंट रहेगा. ईजी है, मुश्किल नहीं है. नाउ यू हैव टू डिराइव द इक्वेशन. बड़ी इजी सी इक्वेशन है जी. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू 250,000 बिकॉज 250,000 इज फिक्स कॉस्ट, प्लस b क्या है 6, क्योंकि आप लेस देन 5,000 इक्वल टू 5,000 कर रहे हो. x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5,000. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 250,000 प्लस 5.4, क्योंकि आप जब 5,000 से ज़्यादा खरीदोगे तो आपको 60 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा. तो 6 माइनस 60 पैसा, दैट कम्स टू 5.4. तो ये देख लीजिए कि इफ़ इट इज़ मोर देन 5,000, इट इज लेस देन और इक्वल टू 5,000. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, और मैंने इसके ऊपर बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हैं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और आप करें ना करें बेटे, आपको तो प्यार करना ही नहीं आता. आप लिखो बस. फ्रेंड्स, इट इज अ केस ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट. दैट एडिशनल एग्जाम्पल विच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड फ्रॉम Kaplan, I have written some handwritten slides, so you should write down. Friends, it is a case of volume discount, so we will have two cost equations because we have two intervals. One is up to 5,000 or less than 5,000. Second is more than 5,000. तो दो इंटरवल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं. फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू 5,000 एंड सेकेंड इज मोर देन 5,000. तो बेटे एक इक्वेशन ये वाली बनेगी और एक इक्वेशन ये वाली बनेगी. मैंने बना दी बेटे, बना दी, हिम्मत की मैंने. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 5,000, बेटे वेरिएबल कॉस्ट विल बी 6 रुपए. इट मीन्स आई एम डिसाइडिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेस्ड अप्रोच. y इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 6x. और अगर x की वैल्यू 5,000 से ज़्यादा होगी, for x greater than 5,000, then I will be charged with 5.4 instead of 6 because I will be getting 10% discount. लिखना है, लिखोगे तो ज़्यादा आपको लॉजिकली बातें समझ आएंगी. मैंने लिख दिया. मैं आ गया जी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में. कैप्लॉन से कर रहे हैं जी, कैप्लॉन से कर रहे हैं. बड़ा इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं. वहाँ पर भी यही गिवन है. मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने और फिर हम देखते हैं कि क्या समझ आ रहा है आपको. लो सर, फिक्स कॉस्ट है $1,00,000, वेरिएबल कॉस्ट है $5 फॉर वॉल्यूम अप टू 1,000 यूनिट्स. वॉल्यूम अबव 1,000 यूनिट्स विल रिसीव 5%. यार मजाक हो रहा है यार, क्या है ये, क्या है, क्या मुझे ये बताओ. मैं नेक्स्ट लॉजिक की तरफ बढ़ा. इंक्रीजिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन लेवल्स. इसका मतलब है कि आपको एक प्रपोजल दिया जाएगा, एक स्पेशल ऑफर आएगा, या आपको कहेंगे कि अगर हम एडवर्टीजमेंट कर दें तो आपकी सेल्स बढ़ सकती है. अगर हम कैटरीना कैफ को ले आएं और उसको कहें कि लक्स साबुन के लिए एडवर्टीजमेंट करें तो आपका सेल इंक्रीज हो सकता है, बट आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. तो आपसे अब ये पूछा जाएगा कि क्या आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, बिकॉज यू आर अ डिसीजन मेकर, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कम ACCA, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर कम ACCA. सो यू विल डिसाइड दैट वेदर यू शुड डू इट और नॉट. इट मीन्स आपको एडिशनल रेवेन्यू भी दिया होगा. आपको बताया जाएगा कि अगर आप ये काम करते हो, जैसे ACCA कर रहे हो, तो ACCA में कॉस्ट इतनी लगेगी और ACCA में इतना बेनिफिट होगा. तो यू कैन कंपेयर कि आप इतना बेनिफिट है, इतनी कॉस्ट है, दैट वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट. सिमिलरली आज जो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि भाई आपको कुछ बातें बताई जाएंगी, अगर आप ये करते हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और सेल्स भी बढ़ेगी,
तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्या आपको ये काम करना चाहिए? बड़ा इजी है। आप अगर मेरी पहले स्लाइड्स को एक दो को लिख लेते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी है, आपको सारी बातें समझ आएंगी। आप ऊपर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर लिखिए जी लास्ट पॉइंट, लास्ट डिस्कशन पॉइंट है आज के लेक्चर का, डिसीजन। मैंने लिख भी दिया डिसीजन। आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू गिव टू द रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट, यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशन टू नारायण मूर्ति, यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशन टू मुकेश अंबानी, यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशन टू रतन टाटा, यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशन टू सीईओ ऑफ एप्पल टॉम, दैट वेदर इट शुड बी डन और नॉट। तो आप ऊपर लिख रहे हैं डिसीजंस टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स। In order to decide whether production is to be increased and then sales will also increase, it means whether that offer is better or not, and in that offer your production and sales both are increasing, so we will consider। हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने अभी स्टेप्स भी बताए हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। बट उस स्टेप्स में मैं यही बात बताने वाला हूं जो अभी लिखी है। हम क्या कंसिडर करेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ेगा और हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, और कुछ भी नहीं है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यू नो, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो माय पॉइंट इज आई विल टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो आप लिख रहे हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, देन सेल्स विल इंक्रीज एंड वी विल कंसिडर इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट और रेवेन्यू को कंसिडर करेंगे। मैं आ गया जी इंक्रीमेंटल कॉस्ट में। भाई और बहनों, दोस्तों, फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो स्लोप है। आप जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट होगी। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द कॉस्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, b इज द स्लोप, b इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर x की क्वांटिटी बढ़ जाती है प्रोड्यूस की तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है यार। व्हेनेवर यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्शन, योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल कैन हैव टू कंपोनेंट्स, बट वन कंपोनेंट इज मस्ट, that is variable cost, because whenever you are producing you have to incur the variable cost. But second element, that is fixed cost, may be there or may not be there, because fixed cost is fixed for a particular level of units. एक level of units के लिए constant रहती है, उसके बाद बढ़ती है, getting, उसके बाद increase या decrease होती है। तो मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि आप पहले लिख लीजिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट का ये जो घड़ा है इसमें दो कॉस्ट होंगी, एक इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट and second is it can be or it cannot be there additional fixed cost or incremental fixed cost if incurred as a result of increase in production। मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों, आराम से। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं और ये मटका मैंने रख दिया है। मटके में दो ब्रांचेस मैंने प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट ब्रांच मैंने बनाई है इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट की और दूसरी बनाई है एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर आप इतने यूनिट्स बनाएंगे तो आपको और भी एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, आप भी चुप रहेंगे। आप ऊपर लिख रहे हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडिशनल फिक्स कॉस्ट इफ इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और लास्ट में रिकमेंडेशन देंगे। मैं कहता हूं जी आप क्या करें, मेरी बात सुने ना, आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, है ना। अभी जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन सेल्स, आप बेटे 3 स्टेप्स अगर फॉलो कर लेते तो आप सुखी रहने वाले हैं। मैंने लिखा फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अब आपको प्रपोजल 1 दिया जाएगा कि अगर हम नहीं बढ़ाते तो इतनी यूनिट सेल करेंगे, प्रपोजल 2 अगर हम करते हैं तो ये होगा, तो दैट विल बी गिवन टू यू। तो ऊपर आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, proposal number 1, proposal number 2, step number 1 statement showing alternative proposals, step number 1, step number 2, step number 1 में आप लिख रहे हैं proposal number 1, वो proposal given होगा, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के कराऊंगा कि proposal 1 क्या होगा। It can be to produce 10,000 units,
Proposal 2 can be to produce 12,000 units. We have to decide that whether you should go for 10,000 units or 12,000 units. That will be given to you. No need to worry for that. स्टेप नंबर 1 आप पहले लिख लें, अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दें, आप कमर सीधी करके बैठे। इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है लेक्चर का। स्टेप नंबर 2, आप क्या करें, दोनों प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट निकाल लें। पैसा, मनी, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। स्टेप नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे दोनों प्रपोजल्स की, प्रपोजल 1 की भी और प्रपोजल 2 की भी। जहां पर ज्यादा प्रॉफिट आएगा, बेटे अब ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले हेडिंग लिख लिया आपने, ठीक है जी। अब देखो जी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैंने उसका भी फॉर्मेट दे दिया, बीबीपी, कैपलान, एग्जामिनेशन किट, ये वो सब देखा और एक आपके सामने फॉर्मेट बना दिया। सिंपल सा है, कोई रटना नहीं है बेटे। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। हम दोनों प्रपोजल्स का प्रॉफिट देख लेंगे, दैट इज इंक्रीमेंटल दिस। तो आप लिखेंगे सेल्स प्रपोजल 1 का भी, प्रपोजल 2 का भी, फिर वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रपोजल 1 की प्रपोजल 1 में, प्रपोजल 2 की प्रपोजल 2 में, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी प्रपोजल 1 की 1 में, 2 की 2 में, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1 की 1 में, 2 की 2 में, लास्ट में प्रॉफिट आ जाएगा। एंड देन वी विल गिव द रिकमेंडेशन। और बेटा रिकमेंडेशन ना बड़े पोलाइट वर्ड्स में होनी चाहिए। द मैनेजमेंट, द अनिल अंबानी, द मुकेश अंबानी, द नारायण मूर्ति, द टिम कॉक, द रतन टाटा, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड, पोलाइट वर्ड्स, टू गो फॉर प्रपोजल 1 और 2 एज द केस मे बी। वो लॉजिकल है कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं इस समय आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी आराम से एक मेरा छोटा सा जो हमने ट्रस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 4 करना है उसको देखेंगे और फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल सेल्स। तो बेटे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4। आराम से देखिए, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं भूपेश आनंद आपका हूं, आप मेरे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग भी गया तो क्या हो गया, समझ आना चाहिए यार। एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस, अपॉर्चुनिटी अराइज हो जाती है कई बार आपके सामने, जैसे एसीसी की अपॉर्चुनिटी अराइज हो गई। आप सीए नहीं कर रहे, सीएस नहीं कर रहे, सीएमए नहीं कर रहे, सीधा एसी से कर रहे हो, ग्लोबल सीए। एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस टू इंक्रीज सेल्स बाय 10,000 यूनिट्स। Selling price is $10. Variable cost is $6. Fixed cost is 50,000. वो कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें हम 10,000 यूनिट बेच सकते हैं, 1 यूनिट इतने का बिकेगा, 1 यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट इतनी है और फिक्स कॉस्ट इतनी है। आपको रिकमेंडेशन देनी है दैट वेदर दिस शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। मैंने बड़ी मेहनत की और बड़े प्यार से जो आपको अभी अभी बताया सब लिखा। देखिए क्या लिखा मैंने पहले क्या लिखा, ऊपर हेडिंग देखिए मैंने क्या लिखी, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देखेंगे, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल सेल्स माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल सेल्स क्या है, 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, 1 यूनिट कितने में बेचेंगे, $10 में, तो $1,00,000 की आपके पास सेल्स आ गई। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ गई $60,000 और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट $50,000 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1,10,000। अब कैपलॉन ने इतनी बढ़िया तरह से नहीं बताया, उन्होंने घिची पिच किया, आपको समझ भी नहीं आएगा लॉजिकली, लेकिन यहाँ समझ आ जाएगा कि आपको रेवेन्यू आ रहा है $1,00,000 का और आपकी जेब से जा रहा है 1,10,000। बेटे आपका लॉस है $10,000 का, तो क्या ये काम करना चाहिए, नहीं नहीं कभी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आ गया जी, नेक्स्ट में मैं आ गया एडिशनल एग्जाम्पल में। मैं भूपेश आनंद एडिशनल एग्जाम्पल में आ चुका हूँ और आपके लिए पहले मैं एडिशनल एग्जाम्पल पढ़ूंगा और फिर आगे चलूंगा, ठीक है जी। आइए मेहरबान कदरदान, बेटे बड़ी मेहनत की है, ऐसा नहीं कि खाली फॉर्मेलिटी निभाई है। बेटे आपके लिए कि नहीं की तो फिर किसके लिए करूंगा, आपसे मैं प्यार करता हूं। आप देख रहे होंगे मेरे एनर्जी लेवल को।
अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स वन प्रोडक्ट, एक कंपनी एक प्रोडक्ट को बेचती है और खरीदती है, सेल्स 1,00,000 यूनिट्स है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है, लेबर है, और 800 का बेचती है, 500 का ये है, कंट्रीब्यूशन हो गई जी 3 पर यूनिट, 3 पर यूनिट, क्योंकि सब कुछ थाउजेंड्स में है ना, तो 8 ये आ गया ना बेटे, 8 ये आ गया है ना, तो ये तो लैक्स में आ गया ना, मिलियंस में, तो 8 3 2 5 3, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट आ गया दिस मच। इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, वो कहते हैं हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, सब आ गए एसीसी के पास, एसीसीए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कम एसीसीए, फाइनेंस मैनेजर कम एसीसीए, सीएफओ कम एसीसीए, बताओ 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 कि इसमें से कौन सा प्रपोजल नहीं। फर्स्ट प्रपोजल इज टू लॉन्च एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कैटरीना को बुलाते हैं, ठुमके मारेगी और वो $14,000 ले लेगी। It will increase sales 1,50,000 although the price will have to be reduced to $7. अगर हम ये करते हैं तो एक तो कैटरीना को पैसे देने पड़ेंगे, एक जो सेलिंग प्राइस है $8 था अब $7 होगा, हाँ लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ जाएंगे, सोल्ड बढ़ जाएंगे, ठीक है ओके। टू प्रोड्यूस सम कंपोनेंट्स टू एट प्रेजेंट परचेज फ्रॉम सप्लायर्स, मतलब पहले अभी हम खरीद रहे थे, अभी हम पिज़्ज़ा खरीद रहे थे, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में रेलेवेंट कॉस्ट में समझ आएगा मेक वर्सेस बाय, अभी हम खरीद रहे थे, अब हम कह रहे हैं बनाते हैं। दिस विल रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट बाय 20% एंड इट विल इंक्रीज फिक्स कॉस्ट बाय 72,000। बेटे जब आप बनाओगे तो आपको कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ आपको मटेरियल चाहिए, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी चमकता है वो सब कुछ सोना नहीं होता। क्वेश्चन बड़ा है तो आप घबरा मत जाना, भूपेश आनंद करके दिखाएगा। आप बस एक बार ईमानदारी से इस क्वेश्चन को पढ़ो कि कह क्या रहा है यार। तो कहता है कि एग्जिस्टिंग में हमारे पास ये पोजीशन है, इतनी सेल प्राइस है पर यूनिट की, इतनी मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट की, इतनी लेबर है पर यूनिट की, इतनी कंट्रीब्यूशन है, इतनी फिक्स कॉस्ट है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, क्या हम ये रास्ते में जाएं या ये रास्ते में जाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, देयर आर 3 स्टेप्स फॉर डिसीजन मेकिंग in order to increase production or sales. Step number 1 will be statement showing alternative proposals. तो यहाँ पे प्रपोजल नंबर 1 क्या होगा, टू गो फॉर एडवर्टीजमेंट। जैसे प्रपोजल नंबर 1 है टू लॉन्च एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन, प्रपोजल नंबर 2 विल बी टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग, बिकॉज अभी तक आप बाय कर रहे थे मैन्युफैक्चरर से, नाउ यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट, टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, टू स्टार्ट मेकिंग। तो दीज आर द 2 proposals. I will find out the profitability statement of these 2 proposals. जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा मैं उसको गले लगा लूँगा। आप देखिए ना, देखिए प्रॉफिट इन्होंने बड़े ऊट पटांग ढंग से किया है, मैंने सिस्टमेटिक वे में बताया। स्टेप नंबर 1 विल बी दिस मच, स्टेप नंबर 2 विल बी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। आप बताइए कि सेलिंग प्राइस पहले केस में ये 1,50,000 यूनिट्स कैसे आ गए। बेटे 1,00,000 यूनिट तो पहले ही बेच रहे थे। जब आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन करोगे, ये देखो ना, यू आर ऑलरेडी सेलिंग 1,00,000 यूनिट्स। मैं थोड़ा सा कलर ही चेंज कर देता हूँ कि आपको पता चले। वी आर ऑलरेडी सेलिंग 1,00,000 यूनिट्स, बट इफ वी गो फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन यू विल एबल टू सेल 1,50,000 यूनिट्स। तो बेटे 1,50,000 यूनिट्स यहाँ पर आ गए, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप देखिए एट द रेट ऑफ $7। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, स्लोप होती है, बी होती है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वो तो उतनी ही होगी जितनी आप पहले कर रहे थे। तो बेटे ये आ गई, ये आपके सामने कंट्रीब्यूशन आ गई, ये मटेरियल कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है, ये आपके सामने ये आ गई। आपको पता ही बेटे 5 रुपये 3 + 2 मटेरियल और लेबर का भी हमने देखा था, कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा इस केस में फिक्स कॉस्ट जितनी पहले थी प्लस एडवर्टाइजिंग इनकर हो जाएगी। पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी 150, और अभी एडवर्टाइजिंग में कैटरीना कैफ को कितने देने पड़ेंगे 14,000, तो कितनी हो गई 1,64,000। 150 प्लस 14,000 इज इक्वल टू 1,64,000। ये प्रपोजल 1 है, मुझे नहीं पता ये ठीक है वो ठीक है। अब हम प्रपोजल 2 में आ जाएंगे। उस प्रपोजल में क्या है कि आप मैन्युफैक्चर करना शुरू करोगे तो कुछ आपकी वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी। कितने % बच जाएगी 20% से लिखा हुआ है, ये देखो जी, टू प्रोड्यूस दिस इट विल इनकर, इट विल सेव बाय 20%। इसका मतलब पहले कितना करते थे,
पहले 303 लाख की कॉस्ट थी, 20% कम हो जाए तो 60,000 की सेविंग हो गई। ये इन्होंने थोड़ा सा उस तरह से किया, 60,000 की सेविंग हो गई। बट 72,000 रुपीज़ का आपको फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो आपकी को 12,000 रुपये आपकी जेब से गए। पहले प्रपोजल में यू आर गेटिंग एडिशनल, यू आर गेटिंग नेट प्रॉफिट 136। अच्छा, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? पहले प्रॉफिट हो रहा था 135, 150, तो 14,000 का प्रॉफिट कम हो रहा है। दूसरे केस में 12,000 का लॉस हो रहा है। तो मुझे लगता है, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या रिकमेंडेशन देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? दोनों केसेस में नुकसान ही है, क्योंकि पहले आप प्रॉफिट अर्न कर रहे थे 1,50,000 का, नेक्स्ट प्रपोजल 1 में यू आर इनकरिंग लेस देन 150, 2 में भी लेस देन 150। बेटे घाटे का सौदा क्यों करना है? तो हम रिकमेंडेशन क्या लिखेंगे? द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट प्रपोजल नंबर 1 and neither to accept proposal number 1 nor to accept proposal number 2, then only I can maximize the profit. So this is a decision for increase in production and sales. मैं आज के लास्ट पॉइंट में आ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा अपने जूस नोट्स दिखा दूं। बेटे इतनी मेहनत की और इतनी डिमांड आ रही है जूस नोट्स की कि मैं बता नहीं सकता। बेटे इतने जूस नोट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बड़े ज़्यादा डिमांडेड हैं बेटे। और आपको पता ही कि जैसे मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करता हूँ तो हम फास्ट ट्रैक जूस नोट से भी देखते हैं और हम समझते हैं कि क्या फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए। लेकिन एक बात और मैं बताऊं दोस्तों, अगर आप गूगल बाबा से नहीं देख रहे है ना, अगर आप गूगल बाबा से कुछ भी नहीं देख रहे तो आप बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं बेटे। आपको पता ही नहीं कि आप क्या लूज कर रहे हैं। आप यहाँ देखें बेटे, मैंने ऊपर लिखा प्राइसिंग डिसीजंस। एक सेकेंड में आ गया। अच्छा, वो स्लाइड चेंज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आपको समझ तो आ ही चुका है। तो मैं ठीक है जी, आ गया। प्राइसिंग डिसीजंस मैंने लिखा है जी एज पर विकीपीडिया। ये एज पर विकीपीडिया है। मुझे ऐसा लगता है जी विकीपीडिया सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, अच्छी वेबसाइट है। बेटे जो भी कुछ करें ना उसको रियलिटी में जोड़ने की कोशिश करें, रियल केस स्टडी अटैच करें। अच्छा, रियल केस स्टडी से आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगा और विकीपीडिया एक अनबायस्ड वेबसाइट है जिसमें आपको ज़्यादा लॉजिकली समझ आएगा। तो मैं जनरली विकीपीडिया को रेफर करता हूँ। प्राइसिंग डिसीजेस में इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग क्या है, एडवर्टीजमेंट है। जैसे अभी हम एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे थे कि भाई हम एडवर्टीजमेंट करते हैं कैटरीना कैफ की, है ना, तो वी हैव टू पे दिस मच अमाउंट टू कैटरीना कैफ एंड वेदर वी शुड गो फॉर दिस ऑफर और नॉट। उसके बाद प्रमोशनल ऑफर। तो आपको लॉजिकली बात समझ आ चुकी है। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको बताना चाह रहा था व्हाट आर द कॉस्ट बेस्ड अप्रोच फॉर प्राइसिंग डिसीजंस। इसमें एक लॉजिक और भी था, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ऑफ दैट आई विल बी कवरिंग विद प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो टेंशन लेने का नहीं, सब कवर करेगा भूपेश आनंद। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।